हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड शुभम एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए अलग अलग रीज़न के स्टेटस आउट हो चुके हैं, लेकिन एनआर और सीआर रीज़न के स्टेटस अभी तक आउट नहीं हुए। लेकिन लिंक जनरेट हो चुकी है, इसका मतलब कल तक आपको इसके भी स्टेटस देखने के लिए मिल जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा इस एग्ज़ाम में जो अपीयर होते हैं वो एनआर और सीआर रीज़न के स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो उनके मन में काफ़ी एंजाइटी है, वो जानना चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब हो, हमें पता चले, उस हिसाब से हम अपना प्लान करें। ठीक है, बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट है कि यार, डाउट क्या, एक जिज्ञासा, ठीक है, एक क्यूरियोसिटी, यानी कि एक इच्छा। वो भगवान से प्रार्थना भी कर रहे होंगे कि काश मेरा एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाए, मुझे 1 महीना मिल जाएगा, मैं अच्छे से अपने इस 1 महीने को यूटिलाइज़ करके मेहनत करके अपना स्कोर बढ़ा लूँगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने काफ़ी जगह टाइम वेस्ट कर दिया। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की और उस एग्ज़ाम का एक माइंड पे प्रेशर लेकर बैठे हैं। वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम को दें और झंझट ख़त्म हो। ठीक है, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं, तो कोई भी कैटेगरी के आप हो सकते हो। ठीक है, मैंने 2 कैटेगरी बताई है, इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी भी हो सकती हैं। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर 70 आ रहा है, उनके मन में भी डर है। उनके मन में डर ये है कि उन्होंने देखा है एसएससी में आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। सीजीएल के स्टूडेंट्स भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम या हर एक एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सभी को जॉब चाहिए, कोई भी बंदा कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ना चाहता जब तक उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो उनके मन में डाउट ये है, कहीं इसमें मेरा सिलेक्शन ना रह जाए, कहीं मैं 1 नंबर या 2 नंबर से नहीं रह ना जाऊँ, क्योंकि मेरा स्कोर 70 आ रहा है, क्या कट ऑफ 72, 73 इस तरीके से चली जाए। ठीक है, तो सबके मन में डाउट है। ठीक है, सबके माइंड में प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि जिसका स्कोर 70 आ रहा है वो परेशान नहीं है। ठीक है, उनके माइंड में बिल्कुल प्रेशर नहीं है। जिसका स्कोर 30 आ रहा है वो तो है ही परेशान। ठीक है, जिसका स्कोर 55 आ रहा है या 50 आ रहा है, अगर उनके पास रिजर्वेशन है या लड़की है तो वो सिलेक्शन के बहुत पास है। ठीक है, उनका हो सकता है सिलेक्शन। लेकिन अगर आपका स्कोर 50 आ रहा है और आप जनरल कैटेगरी के लड़के हो तो आप सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर हो। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम 1 महीने बाद है तो 20 नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम 14 तारीख में ही है, सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि गिव अप कर दो, बढ़ सकते हैं, चांसेस हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि यार जीके इतनी वास्ट है, कैसे कवर करें, हमारा तो स्कोर सिर्फ 10 आता है, 20 आता है, 15 आता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने पेड टारगेट सीरीज़ निकाली थी सिर्फ 2 महीने के लिए, उन 2 महीने में मैंने लिमिटेड टॉपिक्स कराए थे और उनका किस तरीके से हमें यूज़ करना है वो आपको हर एक चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, लास्ट के 10 दिन बचे हैं, लास्ट के 10 दिन में बहुत ज़्यादा माइंड में प्रेशर हो जाता है, यार किस तरीके से मुझे रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि जीके में इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, अब मैं समेट नहीं पा रहा। अब भी मैं ये सोच रहा हूँ, यार मेरा ये टॉपिक रह गया, ये वाला टॉपिक रह गया, मेरी तो मैथ वीक है, मैं किस तरीके से करूँ। तो अलग अलग डाउट्स हैं। ठीक है, मेनली मेरा इस वीडियो बनाने का टारगेट सिर्फ यही है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अटैम्प्ट कैसे करने हैं। अब तक जो आपने पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया, रिवीजन किस तरीके से करना है उसके लिए मैंने टारगेट सीरीज़ चलाई है, पेड अलग है, और 21 दिन की रिवीजन सीरीज़ जो कि 13 नवंबर को कंप्लीट हो जाएगी, उसमें आप जुड़ सकते हो, फ्री है। ठीक है, लेकिन वो उन बंदों के लिए है जिन्होंने अच्छे से 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ यूट्यूब पर फॉलो की है, क्योंकि आप डायरेक्ट जुड़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा यार कि मैंने तो ये पढ़ा था, यहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है, पर फिर भी आपको मैं एक ही गाइडेंस दूंगा, वो ये है कि जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है ना, ठीक है, सिर्फ आपको वही रिवाइज़ करना है। इसके अलावा एक बार ये पूरा पेपर जो मैं 2020 का लेकर आया हूँ, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए लेकर आया हूँ कि मॉक टेस्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपको लगा कि यार सर ने तो इस तरीके से बता दिया, पर मैं एक प्रीवियस ईयर जेन्युइन पेपर लेकर आया हूँ। ठीक है, एक ऑथेंटिक पेपर जो कि एसएससी कमीशन द्वारा है। इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार, यही टॉपिक्स कराए थे और यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरफेस देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है सब्जेक्ट ऑर्डर। सब्जेक्ट ऑर्डर का मतलब, बहुत से लोग हैं जो पहले मैथ सोल्व करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रीजनिंग, कुछ जीके, कुछ कंप्यूटर। तो ये आपका खुद का होना चाहिए, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप इसको चेंज कर लो। ठीक है, ये आपको अपने हिसाब से करना है और इसमें आपको टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेज करने का मतलब ये, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, एग्ज़ाम हॉल में, और आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे टाइम बच रहा है अब 40 मिनट, तो 40 जैसे ही मिनट बचेंगी तो मुझे अब मैथ पे आना है। ठीक है, जैसे 20 मिनट बचेंगी तो मुझे रीजनिंग पे आना है या कंप्यूटर पे आना है। ये हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप क्वेश्चन सोल्व करते जा रहे हो, आप यहाँ पे फोकस ही नहीं कर रहे, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। बस आपको क्या है कि मुझे बस क्वेश्चन सोल्व करने, जैसे ही टाइम देखा यहाँ पे तो अब यार 3 मिनट बची हैं, रेड हो गया। अब आपको पता चला कि यार मेरे तो 50 क्वेश्चन हो पाए हैं और मेरे 50 क्वेश्चन बचे हैं, या 70 क्वेश्चन हो पाए हैं, 30 क्वेश्चन बचे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेज कैसे होगा? रोज़ डेली मॉक प्रैक्टिस करनी है।
जिसका स्कोर अच्छा खासा आ रहा है वो अभी से रोज़ मॉक प्रैक्टिस कर सकता है। जिसको लगता है कि नहीं मुझे रिवीजन भी करना है बहुत ज़्यादा, तो वो अल्टरनेट डेज़ में अपना मॉक प्रैक्टिस कर सकता है। पर ऐसा मत सोचो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं मॉक प्रैक्टिस करके क्या करूँगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अलावा मॉक जो भी देगा वो लैपटॉप पर ही देगा स्टूडेंट, ठीक है। लैपटॉप या पीसी जो भी आपके पास है, उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, खुद को सेटिस्फाई नहीं करना। खुद को सेटिस्फाई करने का मतलब, बहुत से लोग सोचते हैं मेरा आज स्कोर 70 आ गया, बहुत अच्छी बात है, कल मेरा 75 आया था, आज मेरा 70 आया, कल 80 आएगा, या जो भी है, ठीक है। तो बहुत अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं कि मेरा स्कोर ये आ गया, ठीक है। लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनका स्कोर 60 आता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे 60 स्कोर घर पे आ रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में 70 लेकर आए हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि घर पे आपका स्कोर हाई आ रहा है, पर लेकिन एग्ज़ाम हॉल यानी कि रियल में जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ये सेटिस्फैक्शन है। देखो, जब आप फ़ोन पे मॉक दोगे, ठीक है, फ़ोन की आपको बहुत ज़्यादा आदत है, आसानी से स्लाइड कर लेते हो, क्वेश्चन जैसे ही सोल्व किया एकदम से स्लाइड नेक्स्ट क्वेश्चन। पर जब लैपटॉप और पीसी पे दोगे, जैसे कि आपके पास यहाँ पे माउस होगा, तो माउस का जो कर्सर है वो आप पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ोगे एक बार, ठीक है। फिर इनमें जो ऑप्शन रहेगा उस पर यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, सेव एंड नेक्स्ट, इस पर फोकस करना है। एक बार हमारे एग्ज़ाम हॉल में ये हुआ था कि एक लड़की ने सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे टिक किए और यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे टिक किया, फिर 15, यहाँ पे क्लिक करती चली गई। इसका मतलब ये हुआ उसने सेव और नेक्स्ट नहीं किया, उसका पेपर, मतलब उसने पूरा पेपर सोल्व किया, उसका स्कोर 0। तो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में सेव एंड नेक्स्ट करना, ये गलती मत करना, पहली चीज़। दूसरी, जब आप यहाँ पे क्वेश्चन माउस मतलब कर्सर लेकर जाओगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो कम से कम 3 सेकंड लगेंगे, कम से कम बता रहा हूँ, 3 सेकंड से ज़्यादा ही लगेंगे। 1 2 3 आसानी से हो जाते हैं, 5 सेकंड मान के चलो। टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 500 सेकंड, ठीक है। 500 सेकंड का मतलब 300 सेकंड मान लो, चलो 300 सेकंड का मतलब है 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 5 मिनट, ठीक है। तो 5 से 8 मिनट आपकी वेस्ट हो जाती हैं सिर्फ इसी चीज़ में, ऑप्शन टिक करने में, नेक्स्ट करने में। और जब आप फ़ोन में देते हो मॉक, तो 5 से 8 मिनट आपकी वेस्ट नहीं होती, एकदम से आप स्लाइड कर देते हो, 1 सेकंड नहीं लगती। तो अगर आपका फ़ोन में स्कोर 70-75 आ रहा है, ठीक है, मान लो 70 आ रहा है आपका स्कोर फ़ोन में, क्लियर, और आपका टाइम पूरा अप हो जाता है, यानी 70 स्कोर तब आता है जब आपका एकदम पूरा 90 मिनट कंप्लीट होती है। ऐसा नहीं है कि आप 80 मिनट में या 70 मिनट में कंप्लीट कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका टाइम अप हो जाता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो टाइम से ही कंप्लीट कर लेता हूँ फ़ोन में, तो आपको लैपटॉप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी आप एक बार मॉक ज़रूर देना, एक आदत या एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। पर जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन है और जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, तो उनको मॉक एक बार लैपटॉप पर क्या 10 दिन तक या जब तक आपका एग्ज़ाम है आपको देना है। अब आप ये भी सोचेंगे मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, क्या मैं 50,000 या 80,000 का लैपटॉप लेकर आऊँगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपने फ़ोन में ही 10 मिनट पहले अपना मॉक सोल्व करके सेव कर सकते हैं। स्कोर कम आएगा पर वही रियल आपका स्कोर होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका स्कोर 60 आया तो वहाँ पे आपका स्कोर 55 आएगा। फिर आपको लगेगा कि यार मेरा तो स्कोर, मैंने घर पे इतनी मेहनत की थी, वहाँ ये आ रहा था, अब यहाँ पे ये आया, ठीक है। वो इसलिए आएगा क्योंकि 5 से 8 मिनट आपकी यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे, और 5 से 8 मिनट में आप कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन कर भी सकते हो, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बचानी है, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना है। और कोई भी अपना सब्जेक्ट ऑर्डर चेंज नहीं करेगा। कोई आपका फ्रेंड कहे कि मैं तो पहले जीके सोल्व करता हूँ, तो ये करके देख, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसे आप कम टाइम में अच्छे क्वेश्चन कर पाओ, यानी पूरे क्वेश्चन, उसी हिसाब से आपको करने हैं, ठीक है। जिसमें आपको अच्छा लगे, आपको लगता है कि नहीं पहले मैथ करने में मज़ा आता है तो मुझे मैथ करनी चाहिए, पर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आपके माइंड में। एक मतलब माइंड सेट होना चाहिए कि यार जैसे यहाँ पे 90 है, 90 से जैसे यहाँ पे 60 पर आएगी, ठीक है, मिनट्स, तो एकदम से मैं जी के छोड़ के एकदम मैथ पे आ जाऊँगा। जैसे ये 40 पे आएगी तो मैं रीजनिंग पे आ जाऊँगा। इस तरीके से अपना प्लान होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। देखो, ये दिल्ली पुलिस, ठीक है, 2020 का फर्स्ट शिफ्ट 28 नवंबर 2020, यानी इसका एक सेट है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा, बस ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने टॉपिक्स बताए थे, क्वेश्चंस वहीं से आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जिन्होंने पेड बैच नहीं लिया उनको भी मैं बताऊं तो जीके सबसे ज़्यादा जो डाउट होते हैं जीके और मैथ में होते हैं, ठीक है। पर यार देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिमिटेड होती हैं, उन्हें अगर आप बार बार पढ़ोगे तो क्वेश्चंस आप 30 प्लस स्कोर कर सकते हो। पर मेन चीज़ क्या होती है, आप वो नहीं पढ़ते,
फालतू की चीज़, मतलब सबके मन में होता है, एक बार जो चीज़ पढ़ ली उसको बार बार पढ़ने का मन करता ही नहीं है, ठीक है, वो हर किसी के साथ है। रिवीजन करने का मन नहीं करता, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन, क्योंकि आपको लगता है यार ये तो मैंने पढ़ लिया, कुछ नया पढ़ूँ, ठीक है, पर आपको ये नहीं पता आपने डांस एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, आप क्वेश्चन फिर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बार बार भूल जाते हो। और मैं आज आपको वही चीज़ें दिखाऊंगा, मैंने हर एक क्वेश्चन के आगे टॉपिक लिखा है, और इसको मैच करना, जो भी मैंने अभी तक आपको कराया है और जीके की स्ट्रैटेजी वीडियो में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं आप मैच करना, ठीक है। तो पेड स्टूडेंट्स स्पेशली इस पे फोकस करना, ठीक है। तो इसमें मैं कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा, तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से सोल्व करना है, किस तरीके से स्किप करना है। क्वेश्चन आया पहला, जैसे कि इसमें पूछा है व्हेन डिड द इंडियन फॉरेक्स रिजर्व्स हिट $400 बिलियन, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम पूछा गया है, तो इसका आंसर है 2017, पर ये 2020 में एग्ज़ाम हुआ है, पर यहाँ पे जो 2017 का क्वेश्चन कैसे आ गया, क्या आपको करंट अफेयर 2017 तक की पढ़नी है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर 2020 में कहीं ना कहीं ये आया था, जो कि $500 मिलियन का था, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा डीप था, जब डीप पढ़ोगे तो वहाँ पे 2017 का भी फर्स्ट टाइम का भी बताया जाएगा, तो इतना डीप नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार, लोगों को क्या होता है कि यार जीके में मैंने इतना सब कुछ पढ़ लिया, वो फोकस करते हैं 10% पे, और ये चीज़ मैंने वीडियो पे बताई थी कि आपको 90% फोकस करना है, 10% के चक्कर में आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन छोड़ देना है पढ़ते ही, बाद में चाहे इसमें तुक्का मार सकते हो, गैस कर सकते हो, पर ये पहला क्वेश्चन छोड़ देना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 40 क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो आपने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है, सिर्फ 2 महीने में वही टॉपिक, एक एक टॉपिक का नाम लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जैद क्रॉप, ये क्रॉप टॉपिक मैंने कराया है ज्योग्राफी में, वहाँ से एक क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको करना है। अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है और ये क्वेश्चन आप फिर भी गलत कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप चीज़ें वो पढ़ रहे हो जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आ रही, ठीक है। आपने एक बार रीड कर ली, ठीक है, आपको लग रहा है मैंने पढ़ ली, पर फिर आप दूसरी चीज़ें पढ़ रहे हो, पर इसका अच्छे से रिवीजन नहीं किया। और आपको, जैसे बहुत से लोगों ने अभी डाउट ही पूछा है कि जीके में आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होती है, वो इसलिए होती है, अब आपने जैद क्रॉप पढ़ी है, ठीक है, एक बार पढ़ी है, एक बार पढ़ने के बाद आपके मन में डाउट आएगा वाटरमेलन या राइस, इन दोनों में से एक होगा, कन्फ्यूज़न है, अब आप लगाते हो राइस, ठीक है, आपको लगता है मेरा क्वेश्चन सही है, पर देखा तो वाटरमेलन आंसर होगा और वो गलत हो गया। वो इस वजह से लैक ऑफ रिवीजन, क्योंकि कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी नहीं है माइंड में कि हाँ यही आंसर होगा, तो आपको वही लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने, इसलिए मैं कहता हूँ कि लिमिटेड चीज़ें पढ़नी पर बार बार पढ़नी है। तो देखो क्रॉप से क्वेश्चन आया, टाइप्स ऑफ माउंटेन कराए थे, वहाँ से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन डिफिशियंसी एंड डिजीज़, ये कराई थी, वहाँ से क्वेश्चन आया, ठीक है। आपको लग रहा है कि जीके बहुत ज़्यादा वास्ट है। इकोनॉमी अभी तक मैंने नहीं मतलब टारगेट दिया, ठीक है, इकोनॉमी के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो करंट अफेयर मेनली टारगेट होता है, तो इसलिए इस वजह से नहीं कराया, उसको भी कराएंगे, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया, पर फिर भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, पर फिर भी स्किप कर दो। पर्सन इन न्यूज़, सबसे रिचेस्ट यानी 6th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है, 2020 का करंट अफेयर जुलाई का। मैंने कहा था कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़े जुलाई को भी ऐड कर सकते हो, ये 4 मंथ के करंट अफेयर आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये मंथली करंट अफेयर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसके अलावा जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है जिसकी लिस्ट मैंने दी है वो आपको कवर करनी है। देखना आप अगर 10 क्वेश्चन आएंगे ना, तो उनमें से आप 7-8 आसानी से कर लोगे, ठीक है, वैसे इससे कम ही आएंगे, पर फिर भी टारगेट 80% आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। डायनेस्टी हिस्ट्री में भी कराई थी और अलग से स्टैटिक टॉपिक में भी टारगेट दिया था, तो उसका भी क्वेश्चन आया, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये भी अलग से मैंने टॉपिक दिए थे, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, ठीक है, पहली लाइन में ही मिल जाएगा। स्पोर्ट के करंट अफेयर अलग से 2 बार कराए हैं, 2 दिन में कराए हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन भी आपको देखो यहाँ पे देखने के लिए मिला। अब ये 2022 में पूछा, 2020 का एग्ज़ाम था कि 2022 में कब होगा, जब आपने स्पोर्ट्स के करंट अफेयर करे होंगे इंडोलॉगस से, तो उसमें 2028 तक के भी आपको देखने के लिए मिले होंगे, तो आपको वही लिमिटेड पढ़ने, ठीक है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगी, पर कम से कम इतना होना चाहिए रीड बार बार करने से कि हाँ यार एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आए, तो मुझे याद आ जाए कि हाँ भाई ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा था, ये होगा। क्लियर। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स से करंट अफेयर आएंगे 100%। ये क्वेश्चन देखो वही है जो मैंने बताया अभी तक। इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये मैंने टॉपिक नहीं कराया क्योंकि 2 महीने में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता, ये इसको स्किप कर दो, एक क्वेश्चन यहाँ से कट गया, यानी ये हमने नहीं किया। मॉडर्न हिस्ट्री से जलियांवाला बाग का क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हो गए। फिर आया पॉलिटी से, ये है अवेयरनेस का क्वेश्चन, जब पॉलिटी
है तो क्वेश्चन पॉलिटी का, पर EWS का है। EWS कैटेगरी में यानी फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये एक तुम्हारी जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, नो क्वेश्चन। इसके अलावा स्पोर्ट करंट अफेयर, ये टाइटल अवार्ड किसको क्या टाइटल दिया गया, ठीक है, 2020 का पूछा गया, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन, यानी स्पोर्ट करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 2 दिन में कराया, ठीक है, रिवीजन भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब खुद सोचो, ये वही टॉपिक है जो मैंने कराए। अब सोचते हो यार जीके इतनी वास्ट है, मैं कहाँ से पढ़ूँ, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ नहीं आ रहा। मेन चीज़ ये है कि आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर पा रहे और एक चीज़ पे स्टक नहीं हो पा रहे, ठीक है। आगे देखो, पॉलिटी का क्वेश्चन, मैक्सिमम राज्यसभा सीट्स 11, ठीक है, क्वेश्चन 11 हो गए कंप्लीट। बुद्धिज़्म से क्वेश्चन, जैनिज़्म बुद्धिज़्म ये भी करा रखा है। जुलाई के करंट अफेयर डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, जुलाई 9 जुलाई करंट अफेयर, ठीक है, मंथली कवर करने। अगस्त करंट अफेयर यहाँ पे देखो, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री से ये देख सकते हो, महात्मा गांधी, साल्ट मार्च, डांडी मार्च, ये आपको पता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। फालतू की बुक यूज़ नहीं कर ली, ल्यूसेंट की पुराने ज़माने की ऑब्जेक्टिव बुक यूज़ नहीं करनी, ठीक है, इसलिए मैंने मना किया था। 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये आपने कई बार देखा होगा। 16 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगस्त का फिर करंट अफेयर, ठीक है, ये देखो इसी तरीके से आपको अगस्त का 23 का करंट अफेयर, जुलाई 2023, सितंबर 2023, या कोई भी इम्पोर्टेंट, जैसे कि अभी 5 जून को जो भी डे बनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, या जो भी चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ की आपको थीम याद करनी है, ठीक है, अच्छे से हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने आज एक टॉपिक दिया था ये जो पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है, इसको मैंने अभी तक इंक्लूड नहीं किया, पर इसको अभी लास्ट में ऐड कर लेंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, पेंटिंग स्टैटिक का एक टॉपिक है, ठीक है, पेंटिंग से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा ये बायो का क्वेश्चन है, ठीक है। क्रॉप का फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया, पहले क्या आया था जैद क्रॉप, अब की बार राबी क्रॉप, ठीक है, खारिफ क्रॉप, अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेंगी। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इसका अलग से टॉपिक कराया था, ठीक है। चलो मान लो कई बार ऐसा हो जाता है कि इन्वेंशन और डिस्कवरीज हमने बहुत सारी पढ़ ली, पर उसमें से क्वेश्चन नहीं आया, पर फिर भी मैंने इसको स्किप कर दिया। मैं गारंटी नहीं ले रहा कि हाँ भाई उसी PDF से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो चीज़ें 100% आएंगी उसी को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। इकोनॉमी अभी तक नहीं पढ़ी, उसको भी छोड़ दो, ठीक है। फिर भी देखना क्वेश्चन तो मैं दिखाऊंगा। मुगल से क्वेश्चन डायरेक्ट, अगर मुगल से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप फिर भी गलत कर रहे हो तो गलती किसकी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पढ़ तो लिया, रिवीजन नहीं करना, आगे बढ़ जाना है। मुगल पढ़ लिया, दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया, अब मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, फिर केमिस्ट्री पढ़ूंगा। केमिस्ट्री पढ़ने के बाद चाहे मैंने 500 क्वेश्चन कर लिए, पर मैं अलग वीडियो देखूंगा, उनको रिवाइज नहीं करूँगा। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप स्टक नहीं रहते एक चीज़ में, विश्वास नहीं हो पाता कि जो मैंने पढ़ लिया वही ठीक है। आगे देखो, अवार्ड और प्राइज़ मैंने कराए हैं टॉपिक वाइज, वहाँ से देखो ये क्वेश्चन है, पर 2019 का क्वेश्चन है। अब ये 2019 का करंट अफेयर का क्वेश्चन आया, 2020 में आपका एग्ज़ाम हुआ है। अब आपके मन में डाउट आएगा, क्या मुझे 2019 के भी करंट अफेयर पढ़ने चाहिए? अब मैं 2023 का जब एग्ज़ाम दूंगा तो यहाँ पे 2022 का भी करंट अफेयर देखने के लिए मिलेगा, तो सर हम 2022 और 2023 के भी करंट अफेयर कंप्लीट करें क्या? तो ये चीज़ नहीं करनी। करना क्या होता है, जो टॉपिक वाइज होते हैं करंट अफेयर, उनमें ऑलरेडी जो वीडियोज़ होती हैं एंडोलॉगस, उनमें क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट अवार्ड और प्राइज़ होते हैं, चाहे वो पिछले साल का भी हो, वो भी उसमें कवर कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है 2019 का कोई भी करंट अफेयर उठा के वो पूछ लेंगे, ठीक है। तो अवार्ड हो गया, प्राइज़ हो गया, स्कीम हो गई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपकी उसी वीडियो में कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है 2022 का भी करंट अफेयर आपको पढ़ना है। क्लियर? तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने एनालिसिस की है, ठीक है। SSC CGL के टाइम या जो भी मैंने एग्ज़ाम दिया, इस वजह से मैंने कम टाइम में हमेशा ज़्यादा स्कोर किया है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो करंट अफेयर लिमिटेड पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा वास्ट है। पढ़ने को बहुत चीज़ें वास्ट है, पर जब एनालिसिस करके पढ़ोगे तो हर एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। टेम्पल का टॉपिक कराया, वहाँ से देखो क्वेश्चन। डांस के टॉपिक, इस क्वेश्चन को बताओ सही कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। डांस और डांसर्स, ठीक है। आपको करना क्या है, टॉपिक स्टैटिक पढ़ा, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपिक स्टैटिक पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके अलावा कहीं जाना ही नहीं है, ठीक है। कहाँ जाओगे ये बताओ, फालतू के क्वेश्चन सर्च करोगे या वीडियो देखो, कुछ फ़ायदा नहीं है, सब कुछ प्रीवियस ईयर है। यूट्यूब पर वीडियो देखोगे वो भी प्रीवियस ईयर है, कोई कंटेंट अपने आप से नहीं बना रहा, सब प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अब इसके अलावा फिर देखो 22 क्वेश्चन हो गए अभी तक। स्कीम आप 2023 की पढ़ोगे। 2023 में कुछ स्कीम ऐसी होंगी, जैसे मान लो कोई भी स्कीम आई जो 2015 में स्टार्ट हुई थी, तो वो पूछ लेंगे 2023 में, मान लो उसका कोई भी ईयर है, यानी 5th टर्म या जो भी है,
वो पूछेंगे कि वो फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, या कितने उसमें पैसे लगे थे, अलग अलग ये अमाउंट बहुत पूछी जाती है आजकल। तो अमाउंट पे फोकस करना है, क्या याद रख पाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्कीम से आप कर लोगे, पर अमाउंट कहीं ना कहीं आप तुक्का मारोगे, याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो इसको भी मैंने इंक्लूड नहीं किया। मान लो ये भी क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे, हालांकि पढ़ोगे इसको भी, टारगेट में मैंने ये भी करा रखा है। क्लियर। फिर आता है सितंबर 2020 का करंट अफेयर से रिलेटेड, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कि इसमें स्ट्रेंथ कितनी हो गई थी सुप्रीम कोर्ट की। तो ये भी जनरल अवेयरनेस है, ये जब मंथली करंट अफेयर पढ़ोगे ये कंप्लीट हो जाता है। ऑटोबायोग्राफी अलग से कराई है, ये आपको पता भी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 24 हो गए। ठीक है, पॉलिटी का फिर दोबारा एक क्वेश्चन 25। ठीक है, फिर फर्स्ट सिंगर, फर्स्ट फीमेल, मेल, ये मैंने बताए थे, फर्स्ट और लार्जेस्ट, बिगेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट, ये सुपरलेटिव जो क्वेश्चन होते हैं। पर फिर भी मैंने ये सोचा कि हमारी पीडीएफ में ना हो, इसमें फिर भी मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हालांकि मिल जाएगा वीडियो में, फिर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसको भी छोड़ दो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, बुक एंड ऑथर। 26 क्वेश्चन हो गए। आप अब ये देखते जाओ, ये वही टॉपिक्स हैं जो मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आप इसमें से भी क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो फिर सोचो कि आप पढ़ क्या रहे हो, है ना। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है। ये मान लो थोड़ा क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है कि नहीं यार मैंने प्रीवियस ईयर में नहीं किया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, हर एक क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। फिर भी देखना 40 क्वेश्चन टच कर दोगे तुम इससे। सेंसस 2011 से हर बार क्वेश्चन आना है, 2023 में भी गारंटी है आएगा। अगर फिर भी आप गलत कर रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। तो लिमिटेड टॉपिक है, 2011 सेंसस से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाना। 27 हो गई क्वेश्चन। इसके अलावा स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 28 क्वेश्चन। तो ये भी आपको पढ़ने हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन 29, ठीक है, गुरुमुखी वाला। इसके अलावा स्पोर्ट्स करंट अफेयर, तीसरा क्वेश्चन है ये। तो स्पोर्ट्स के इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो स्पोर्ट्स पर फोकस करना है। 3 क्वेश्चन करने का मतलब है 3 नंबर। यूनिट एंड मेजरमेंट, इसका भी अलग से टॉपिक कराया फिजिक्स में, 31 क्वेश्चन, ठीक है। केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री के मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कराए थे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में से 32, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। ये एक्यूफायर, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने नहीं कराए, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 1 2 मतलब एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो वो मैंने कहा था ना 10% पे फोकस नहीं करना, क्योंकि हर एक चीज़ याद नहीं कर पाओगे। आप खुद सोचो, मैंने कहा था ना डांस फेस्टिवल, इतनी सारी चीज़ें, क्या सभी डांस याद है अभी तक? नहीं याद ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 90% पे फोकस करना है, कभी 100% पे फोकस नहीं कर पाओगे। जीके में अपना दिमाग ख़राब हो जाएगा तुम्हारा। दूसरा, आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाओगे। पढ़ना उतना है जितना आप समेट पाओ, ठीक है। लास्ट टाइम में ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने इतना रिवीजन कर लिया, अभी तो ये बचा है वो बचा है। माइंड में प्रेशर लेके जाओगे। जब कम पढ़ोगे, सब कुछ अच्छे से रिवाइज करके जाओगे, एक कॉन्फिडेंस होगा कि जो भी मैंने पढ़ा है सब मेरे दिमाग में, एग्ज़ाम में वहीं से आएगा और मैं अच्छे से कर पाऊँगा, ठीक है। तो बाकी मैं बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। इन्वायरमेंटल साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपने अगर पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं। फेस्टिवल से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 33। जीएसटी, ये कई बार प्रीवियस ईयर में आपको देखने के लिए मिला होगा, तो क्वेश्चन नंबर 34। पॉलिटी से क्वेश्चन आया, वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन 35। स्पोर्ट करंट अफेयर, यानी कि 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के एक ही टॉपिक से आगे, जो कि मैंने कहा था कि रिवीजन भी करा रहा हूँ और कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इससे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कितने दुख की बात होगी। क्वेश्चन 36, ठीक है। तो 4 नंबर तो जीके में ही बढ़ गए। आप खुद सोचो, आपके 10 नंबर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं ये 10 नंबर? क्या पढ़ रहे हो, है ना, गलत चीज़ें पढ़ रहे हो ना, गलत डायरेक्शन में। इंडिया मैपिंग अलग से कराई है। मैंने कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर, ये जो स्टेट के बॉर्डर्स, इनसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो फिर क्वेश्चन 37। फिर पेंटिंग अलग टॉपिक दिया था, एक क्वेश्चन पेंटिंग का अभी ऊपर भी गया था, जो कि मैंने कहा था ऐड करेंगे। तो 38 और उसको 39, 2 ले लेते हैं, ठीक है। और विच ऑफ द स्टेट हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो नंबर्स पूछे जा रहे हैं, यानी कहने का मतलब पॉलिटी में से भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रटने वाले आ रहे हैं, याद करने वाले आ रहे हैं, ठीक है। कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ पे कंडीशन पूछ ली कि मतलब कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें मेंबर एमएलए कितने होते हैं, एमपी कितने होते हैं, उसकी क्या रेशियो होती है, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जा रही, ठीक है। 2/3 जो स्पेशल मेजोरिटी होती है, किस तरीके, ऐसी कंडीशन वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे, ना ही स्टेटमेंट बेस्ड। सारी चीज़ें याद करने वाली है, यानी कि रिवीजन वाली, बार बार रीड, ठीक है। तो हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग पैटर्न होता है, वो आपको जानना होगा। पर अभी आपने 12th पास किया, आपने ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं दिए, तो आपको ये सभी चीज़ें नहीं पता। पर मैं फिर भी बता रहा हूँ, क्वेश्चंस जीके में वही हैं जो लिमिटेड टॉपिक्स हैं,
पर जब आप पढ़ोगे, जिसने नहीं पढ़ा, जो पहली बार पढ़ेगा उसको ऐसा लगेगा यार बहुत सारी चीज़ें, मैं क्या क्या पढ़ूँ। ठीक है, तो लिमिटेड टॉपिक्स हैं, विश्वास करो, इसलिए मैं ये प्रीवियस ईयर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यू कैन सोल्व 40+ क्वेश्चन ईजिली फ्रॉम 2 months गाइडेंस बैच। तो जिन्होंने भी बैच लिया है या जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ा है या जो भी जीके की स्ट्रैटेजी वीडियो देख चुके हैं, ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना, वही लिमिटेड टॉपिक्स हैं, आपको वही पढ़ने हैं। या आपने जो भी अभी तक पढ़ा है एक बार चेक कर लेना कि आपने वही टॉपिक्स पढ़ लिए जो मैंने बताए थे, उनको अच्छे से रिवीजन करो और अपने पे विश्वास रखो, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से मिलेंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में यार 22+ स्कोर, आप खुद सोचो, रीजनिंग दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, अगर 22+ स्कोर नहीं आया, सब 12th पास है, ऐसा तो यानी कि 10th पास हो, 12th पास। दूसरी बात, सारे लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि यार इसमें रॉकेट साइंस है, बर्नौलीज थ्योरम, स्टोक्स लॉ या ऐसे कोई कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने पड़े, दिमाग लगाना पड़े, सब एकदम लॉजिकल है। ठीक है, जिसमें आप अपना नॉर्मल माइंड लगा सकते हो। ठीक है, अगर ये नहीं लगा पा रहे, इसमें स्कोर 22+ नहीं आ पा रहा, तो समझ लेना आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पीछे हो, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, सबसे ईजी सब्जेक्ट है, जिसमें कि हर एक बंदा फुल स्कोर करने की कोशिश करता है। अगर उसमें भी आपका स्कोर 15 आ रहा है तो खुद सोचो मैथ में कैसे लेकर आओगे। ठीक है, जब आप यही लॉजिकल अप्रोच आपकी ठीक नहीं है, तो आप जीके में किस तरीके से एनालिसिस करोगे, कंप्यूटर कैसे करोगे। ठीक है, तो आपको पहले एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर, रीजनिंग का मतलब ये होता है कि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, सोचने का तरीका किस तरीके के, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर, ये सभी चीज़ें डेली लाइफ में ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे ईजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई क्लास स्पेशल या कोई देखने की ज़रूरत है। क्लियर, मिरर इमेज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है, जैसे ही आपने देखा ये क्वेश्चन, आपको लगा यार ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे क्वेश्चन देखा हार्ड, या आपको लगा ये मैंने नहीं किया, एकदम से स्किप करना है। जो थोड़े स्मार्ट बंदे हैं, जिन्होंने लगता है कि नहीं मेरी तो रीजनिंग में स्कोर 24-25 यही आता है, वो अपना टाइम ले सकते हैं पर लास्ट में। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल बंदे हैं उनको एकदम स्किप करना है। क्लियर, इसके बाद डाइस का क्वेश्चन, डाइस के अगर 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं मान के चलता हूँ 50 क्वेश्चन भी कर लिए ना, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो। इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 3 नंबर यहाँ, 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 3 नंबर आ गए। फिर दोबारा देखो नॉन वर्बल, ठीक है, रीजनिंग 4 क्वेश्चन। फिर वेन डायग्राम 5 क्वेश्चन। ये देखो नॉन वर्बल 6 क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है जो नंबर कोडिंग डिकोडिंग, मैंने अभी बताए थे, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, स्लोगिज्म, ठीक है, मिसिंग नंबर, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं 4-5 जिसमें आपके नंबर कटेंगे, जिनका स्कोर 22 पे जाके अटक रहा है, 21-22 21-22 आ रहा है। कहीं ना कहीं वो सिली मिस्टेक कर रहे हैं, बार बार आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या इनमें क्वेश्चन में अप्रोच नहीं बना पा रहा है, यानी माइंड सेट नहीं हो पा रहा है, यार इसमें क्या लॉजिक लगेगा, क्योंकि उन्होंने उसकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं की। जब आपको रीजनिंग में पता चलेगा मेरा 21 या 22 स्कोर आ रहा है, इससे आगे नहीं आता, सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो आपको ये चेक करना है यार ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें बार बार गलती हो रही है। आपको पता चला कि यार कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन हैं वो मैं उसमें सोच नहीं पाता, कभी इसमें मल्टीप्लाई होती है, कभी ऐड होके 24 से मल्टीप्लाई, कभी ऐड होके, कभी वोवेल्स लेते हैं, कभी पलट देते हैं, कभी 27 में माइनस, तो बहुत से अलग अलग अप्रोच हैं। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने बताया था इवन कोचिंग सेंटर, अलग से वीडियो बताई थी, जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो वहाँ से कंप्लीट करने थे। ठीक है, जो आपका वीक एरिया है ना, उसी पे आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि गधे की तरह बार बार मॉक दे जा रहे हो। ठीक है, एनालिसिस करना है, वीक एरिया पे फोकस करना है, क्योंकि नंबर वही बढ़ाएंगे। अब खुद सोचो 21-22 नंबर आ रहे हैं, 4 से 5 नंबर जहाँ पे कट रहे हैं, ठीक है, या 3-4 नंबर, आप जब तक उस टॉपिक पे मेहनत नहीं करोगे तो आपका स्कोर कौन बढ़ाएगा, है ना। तो आपको वही चीज़ बढ़ानी है। अभी भी टाइम है, 10-12 दिन है, आप क्या कर सकते हैं, रोज़ मॉक दो, एनालिसिस करो और वही टॉपिक पढ़ो जहाँ पे आपके नंबर कट रहे हैं। ठीक है, प्रेशर नहीं लेना, माइंड में ये नहीं सोचना अभी टाइम कम बचा है, मेहनत करनी है। ठीक है, रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, रिजल्ट चेंज नहीं कर पाओगे, बस अपने एक्शन चेंज कर पाओगे। एक्शन अगर अच्छे हैं तो रिजल्ट चेंज ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये ओड वन आउट, ठीक है, 7 क्वेश्चन, ये हिंदी कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होगी तो हार्ड लग रहा है, लेकिन ओड वन आउट क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन, ये कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में समझ में आसानी से आ जाता है, हिंदी में नहीं आता, कई बार हिंदी में आ जाता है, इंग्लिश में नहीं आता। ठीक है, तो ओड वन आउट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको बेसिक नॉलेज या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए।
तो आपको नहीं याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे करेंसी वगैरह, ठीक है, या कैपिटल, या कोई भी ऐसा रिलेशन जो आपको आपकी बेसिक नॉलेज से रिलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये हम लीव कर देते हैं। अब क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, नॉन वर्बल सीरीज़, इसके लिए मैंने अलग से PDF दी थी। किसी ने कमेंट किया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो पाते, तो उसके लिए मैंने बहुत ही मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस की PDF भेजी थी, ठीक है, उसमें तरीके भी थे। तो आपने वो प्रैक्टिस की होगी, तो मैं नहीं मानता कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप गलत कर पाओ, उसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10, ये होते हैं नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन, इसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा ना स्क्रीन के ऊपर, उसको तभी स्किप करना है। आपका टारगेट क्या है कि भाई मेरा टारगेट ये है कि 20 मिनट के अंदर पहले मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं, 25 में से वो क्वेश्चन करने हैं जो सबसे आसान है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बीच में ये आ गया, इसमें मैं दिमाग लगाऊँ, फालतू का दिमाग नहीं लगाना, वो तब लगाना है जब अपना टारगेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। टारगेट कंप्लीट करना है, मन में क्लियर होना चाहिए कि पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चन सही करने हैं, उसके बाद दिमाग लगाना है, ठीक है। क्या पता इसमें आप 4 मिनट लगाने लगो, सोचते रहो, आपने टाइम नहीं देखा, क्योंकि जब सोचते हैं टाइम का पता नहीं चलता कि कितना हो गया, है ना। तो अगर आप स्मार्ट हो, आपने ऑलरेडी तैयारी अच्छे से की है, आपका स्कोर 70+ है, अगर आप 1-1.5 मिनट में अगर इस क्वेश्चन को कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर देना। बाकी जो बिगिनर है उनको क्या करना है, देखते ही स्किप करना है, बाद में इसमें टाइम खर्च करना है। अब बात करते हैं नॉन वर्बल का नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। नॉन वर्बल, ये भी नॉन वर्बल 12। देखो कितने सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, इसमें गलतियाँ होती हैं, साइन चेंज करना होता है कई बार। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई इसको प्लस तो कर देते हैं, पर यहाँ पे जो प्लस को माइनस करना होता है तो इसको माइनस नहीं कर पाते, प्लस ही लिख देते हैं। ये माइनर मिस्टेक, इसमें 1 मिनट आराम से लो, ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि 30 सेकंड में करना है, पर क्वेश्चन अच्छे से करना है, ठीक है। तो इनमें गलतियाँ होती हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है। जब आपको पता है इसलिए मिस्टेक्स इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा होती हैं, तो आपको इसकी अलग से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर नॉन वर्बल 14, फिर नॉन वर्बल 15। कितने क्वेश्चंस नॉन वर्बल्स हैं, इन क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। आपको पता है ये क्वेश्चंस मैं गलत करता हूँ, ये नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं, तो मुझे इस चैप्टर की अलग से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर मैं 100 क्वेश्चन भी कर लूँगा तो मेरे माइंड में एक आइडिया जनरेट हो जाएगा कि इस तरीके से इन क्वेश्चंस में सोचा जाता है, तो मैं जब एग्ज़ाम में बैठूँगा, जब मेरे सामने ये क्वेश्चंस आएंगे तो मैं अलग अलग तरीके से अप्रोच लगा पाऊँगा, ठीक है। टाइम अगर ज़्यादा लगता है तो क्वेश्चन छोड़ देना है, वरना करना है लास्ट में, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, ये आपको लास्ट में करने, कोडिंग डिकोडिंग। ये बेसिक ऑफ TSD यानी टाइम स्पेस डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है मैथ का, तो ये मैथ के कॉन्सेप्ट से होगा। अगर मैथ थोड़ी बहुत बेसिक, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। फिर नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें आप खुद दिमाग लगाओ। ये मैंने इसलिए 16 लिखा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं नंबर सीरीज़ के जो आप डायरेक्ट अगर आप खुद सोल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा, यार ये तो बहुत ईजी है। डाइस का क्वेश्चन फिर दोबारा, यानी डाइस के 2 क्वेश्चन आ गए, यानी क्वेश्चन नंबर 17। फिर दोबारा देखो क्वेश्चंस यहाँ पे, फिर दोबारा आप स्किप कर सकते हो रिलेशन वाले। यहाँ पे टाइम अगर ज़्यादा लगता है तो स्किप करना है, वरना इसको प्रैक्टिस करना है, यानी कि सोल्व करना है लास्ट में, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 18, ये फिर नॉन वर्बल सीरीज़ का, यानी कहने का मतलब ये बिगनर भी 18 क्वेश्चन कर सकता है। अगर 18 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, ये 18 क्वेश्चन वो जो 1 गो में कर सकते हो, बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पर टारगेट क्या है, 18 के बाद आप जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी प्रैक्टिस करोगे तो 22+ स्कोर आना चाहिए अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है। अगर आपका स्कोर यहाँ पे 15 आ रहा है तो मैथ में भी मैं मान के चलता हूँ फिर 5 आएगा। जब आपके एनालिटिकल थिंकिंग नहीं है तो आप लॉजिकल थिंकिंग भी नहीं है, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। फिर जीके में आप कैसे लेकर आओगे, रटोगे भी क्या क्या, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है। दूसरी बात, अब बात करते हैं मैथ की। मैथ सबकी वीक है, पर मैं ये बताना चाहता हूँ मेंसुरेशन के क्वेश्चंस 2 पूछे जाते हैं या 1 पूछा जाता है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड हैं। तो यार 3 दिन लगेंगे। सबके मन में ये है कि एडवांस मैथ है, मेंसुरेशन मेरे समझ में नहीं आता। यार बहुत ईजी चैप्टर है। अब ये सोचोगे यार मुझे तो आता है इसलिए ईजी बता रहा है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। मेंसुरेशन इसलिए ईजी है क्योंकि फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। अच्छे टीचर से पढ़ोगे तो आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो मेंसुरेशन में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है कि यहाँ पे टाइम एंड वर्क में अलग अलग टाइप होते हैं तो इसमें भी अलग अलग टाइप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, चाहे रिमाइंडर से हो चाहे डिविजिबिलिटी रूल से हो, ठीक है। तो ये आपको करना ही है 2।
एसआई का डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन 3, सिंप्लीफिकेशन के इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे 4, क्योंकि पता है कि इससे क्वेश्चंस ऐसा आएगा। इसमें भी आप सबसे बड़ी गलती यानी सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो ये भी आपको बचानी है। सीआई के क्वेश्चंस कैलकुलेटिव मिलेंगे आपको देखने के लिए, तो ये आप स्किप कर सकते हो। तो जो भी सीआई का क्वेश्चन आएगा वो कैलकुलेटिव आएगा, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए, तो क्वेश्चंस लास्ट में अटैम्प्ट करना है, ठीक है, स्किप करना है। तो कुल मिला के बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, हर एक सब्जेक्ट में वो क्वेश्चन छांटने हैं जो आपको लगता है कि यार हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। मैथ अगर आपकी वीक है तो आपको ये पता होना चाहिए यार मेरी सीआई मुझे समझ में नहीं आता, पर परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं वो तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। परसेंटेज चलो मुझे समझ में नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस मुझे समझ में नहीं आता, पर फ्रैक्शन तो आता है, फ्रैक्शन ईजी है, सिंप्लीफिकेशन ईजी है, सिंप्लीफिकेशन के तो क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं, ठीक है। इसी तरीके से टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चन है यार। अगर किसी भी टीचर से आपने पढ़ा होगा ए बी एंड सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में करते हैं, तो वो बी इन हाउ मैनी डे, ये क्या लिखा है, इन हाउ मैनी डेज बी डू द वर्क इफ़ ही इज़ असिस्ट बाय ए एंड सी टुगेदर ऑन अल्टरनेट डे। यानी एक बार बी ए के साथ कर रहा है, एक बार बी सी के साथ कर रहा है, तो कितना समय लेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने अलग अलग टाइप के मतलब करे होंगे, ठीक है। ए बी सी अलग अलग इतने दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ए और बी इतने दिन में कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं, सी और ए कर रहे हैं, तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, या ए मिलके अकेला कितने दिन में करेगा। अल्टरनेट डेज, ठीक है, एक छोड़ के एक, ठीक है, एक के साथ एक जुड़ जाएगा या 2 जुड़ जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसमें चाहे कुछ भी चेंज कर लो, आप क्वेश्चन कर लोगे। मेन चीज़ क्या है, जिनकी मैथ वीक है वो सोचते हैं कि मैथ को भी रट दो जीके की तरह, ये चीज़ नहीं करनी। ये रटोगे तो भाई मैथ नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको हार्ड लगेगी, ठीक है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, एक गेम है यार ये, ठीक है। तो गेम की तरह मैथ को लो। रीजनिंग और मैथ बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है जिसमें आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा भी होगा जिनका दिल्ली पुलिस में स्कोर 70+ है, ठीक है, या 75+ है, उनका स्कोर ना मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर इन तीनों में मिलाकर 50 में से 45+ मिलेगा। वो रीजनिंग में भी पूरा स्कोर करते हैं, मैथ में पूरा स्कोर करते हैं, कंप्यूटर में भी 8 आसानी से, ठीक है। अब खुद सोचो, आप मैथ में भी स्कोर नहीं कर रहे, रीजनिंग में भी नहीं कर पा रहे, जीके में वैसे ही आपको नहीं पता कि यार एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या है, ठीक है, वास्ट सिलेबस से डर गए, तो सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। सबसे ईजी सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, ठीक है। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो भी देता है ना, उनका मेन फोकस मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे ही होता है, क्योंकि उनको पता है इन 3 सब्जेक्ट को मैं पढ़ूंगा, इनमें आसानी से फुल मार्क्स ले आऊँगा। मेरा खुद रीजनिंग में 48 सीजीएल में, ठीक है, और मैथ में भी 48, ठीक है, दोनों में। इंग्लिश में 40 था। तो मेन चीज़ क्या होती है, सब जीके से डरते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरी मैथ वीक है, तो मैथ वीक हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मेहनत से, ठीक है। अगर इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आगे फिर अलग अलग एग्ज़ाम कैसे दे पाओगे। ऐसा तो नहीं है दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के बाद और कुछ नहीं करना है ना, तो पढ़नी पड़ेगी। पर फिर भी एग्ज़ाम अभी है पास में, तो आपको क्या करना है, वही टॉपिक छांटने हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ इनके क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ। जैसे टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो ये मुझे करने हैं, ठीक है। डिस्काउंट हार्ड लग रहा है, ये नहीं कर पाऊँगा। प्रॉफिट एंड लॉस हार्ड लग रहा है। रेशियो सबसे ईजी मतलब कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं समझ सकता हूँ, तो वो करने हैं। अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। TSD के यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस के इजी क्वेश्चंस आते हैं। ये फ्रैक्शन के बहुत इजी क्वेश्चन है, डेसिमल के क्वेश्चंस, और ये 1/3, 1/19, 2/18 इनमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या कौन सा सबसे बड़ा है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं ना फ्रैक्शन के। तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये पता कैसे चलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपने अभी तक मॉक नहीं लगाए। मॉक प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि मॉक प्रैक्टिस जो करेगा उसको हर एक चीज़ पता होगी। जीके में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, पॉलिटी में इस वाले एरिया पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और ये वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मुझे इस पे फोकस करना है, मेरा ये वीक है। एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं मॉक टेस्ट दिया 70 नंबर आ गए या 60 नंबर आ गए, बाकी जो क्वेश्चन है वो देखे ही नहीं। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे बचे हुए 10 दिनों में, वही प्रैक्टिस करने जो हमारे मॉक में रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो 60 नंबर आए, 40 नंबर जहाँ कटे उन पे फोकस करना है यार। 40 नंबर कटे कहाँ से, ठीक है। अब 40 में से कम 20 नंबर तो मतलब 20 क्वेश्चंस तो मुझे पता हो, चलो 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस मुझे लग रहे हैं, या मुझे लग रहा है कि मैं इसको याद नहीं कर पाऊँगा, या मैंने ये नहीं पढ़ा, इसको मैं नहीं पढ़ सकता, पर कम से कम 20 क्वेश्चन फिर भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। ये एवरेज के क्वेश्चन है, एवरेज तो टोटल 12 क्वेश्चन, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें बीच में स्किप कर दी हैं, तो कुल मिला के मैथ में भी 12 क्वेश्चंस कर सकते हो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो। 12 नहीं 8 भी कर लो जो बिगिनर है, पर आपको फिर क्या करना है, रीजनिंग में 22+,
ठीक है, अभी मैं बताऊँगा आगे। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर की। देखो कंप्यूटर में दिक्कत आ रही है यार, मुझे तो कंप्यूटर समझ में नहीं आ रही। देखो MS एक्सेल, MS वर्ड, इंटरनेट और कम्युनिकेशन, जो कि अभी मैंने बताया था, ये 4 टॉपिक हैं, इनको कंप्लीट कर लो। सिर्फ मैंने 1 हफ्ते कंप्यूटर पढ़ी थी दिल्ली पुलिस HCM के लिए, जिसमें मेरा स्कोर 8 था। ठीक है, 10 में से 8 या 9, मतलब 8.5, एक क्वेश्चन गलत था तो अब लगा लेना 8.5 था शायद स्कोर। ठीक है, वहाँ पे 0.5 नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, तो अब खुद सोचो 1 हफ्ता पढ़ने के बाद ऐसा स्कोर कैसे आया। हालांकि 12th में मेरे पास कंप्यूटर साइंस भी थी, पर वो लैंग्वेज थी। ठीक है, C++ ये सब। तो ये स्कोर कैसे आया? ये स्कोर ऐसे आया कि मैंने पहले एनालिसिस करा, यानी कि एक मॉक दिया, दूसरा मॉक दिया, देखा वहाँ पे MS वर्ड, MS एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर मैंने एक PDF पढ़ी RB की, मैंने देखा वहाँ पे शॉर्टकट्स किए हैं। ऐसा तो है नहीं मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मुझे सब शॉर्टकट की याद है। ठीक है, ऐसा किसी को मतलब याद नहीं होती। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैंने याद करी। आप क्या करते हो कि यार मुझे कंप्यूटर का अलग से कोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है यार, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, खुद का माइंड यूज़ करना है। जब तक खुद की मेहनत नहीं करोगे ना, स्कोर बूस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरों के दम पे नहीं कर पाओगे कभी भी। ठीक है, चीज़ें अगर स्लो सीखोगे तो उसमें कम से कम 6 महीने लग जाएगा। क्लियर? या तो आप 1 साल से तैयारी करो अगर बहुत ज़्यादा वीक हो, वरना आप एफर्ट मारो। ठीक है, तो MS वर्ड का एक क्वेश्चन, क्रोम यानी इंटरनेट का एक क्वेश्चन। ठीक है, MS वर्ड का क्वेश्चन नंबर 2, यानी 2 क्वेश्चन MS वर्ड से हो गए। MS एक्सेल से 1, MS वर्ड से क्वेश्चन नंबर 3, यानी तीसरा क्वेश्चन। MS वर्ड से क्वेश्चन 4। ठीक है, मॉडम, ठीक है, कम्युनिकेशन से 1, MS एक्सेल से 2, और फिर MS एक्सेल से 3, और MS वर्ड से 5, यानी टोटल MS एक्सेल से 3, MS वर्ड से 5, इंटरनेट से 1, कम्युनिकेशन से 1। अगर MS एक्सेल MS वर्ड ही आप पढ़ लो तो 6-7 क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो, पर फिर भी आपके 3-4 नंबर आ रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ नहीं करनी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस RBI की PDF, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। एक बार जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे ना, फिर उसके बाद 2-3 बार उसका रिवीजन कर लो। 1 हफ्ते के अंदर आप पूरी PDF 2-3 बार पढ़ लोगे। ठीक है, इतना ही मतलब क्वेश्चंस नहीं है, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 8+ क्वेश्चंस आ जाए, मतलब नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। कुल मिला के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर था। इसमें मैंने ये बताया कि कोई भी चीज़ें आपको आउट ऑफ द सिलेबस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। वो आपका माइंड सेट है कि ये चीज़ें बाहर से आ रही हैं, ये आ रहा है। ठीक है, सब कुछ आपने पढ़ा है, बस आपने रिवीजन नहीं किया। ठीक है, तो रिवीजन अच्छे से करना है। टॉपिक्स वही हैं जो मैंने अभी तक बताए हैं। ठीक है, विश्वास करना है और अच्छे से रिवीजन करो। क्लियर? और क्वेश्चंस एग्ज़ाम में स्किप करने हैं। जो चीज़ें आपकी गलत हो रही हैं, जब आपके पास फ्री टाइम मिल रहा है तो उनको अच्छे से एनालिसिस करना है। यार ये मेरा गलत क्यों हुआ? अगर रीजनिंग में ये टॉपिक मेरा गलत हो रहा है बार बार, तो मुझे सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, ना कि मैं कोई यूट्यूब पे दूसरे चैप्टर की प्रैक्टिस करूँ या डायरेक्ट मॉक दूँ। ठीक है, ये आपको खुद करना है। सबका अलग अलग रूटीन होगा। यहाँ पे मैं एक एवरेज रूटीन देता हूँ। ठीक है, पर मैं फिर भी बताता रहता हूँ आपको ये करना है, ये करना है। ठीक है, अब बात करते हैं 60+, यानी कि जो गर्ल्स हैं या जिनकी भी कैटेगरी यानी कि रिजर्वेशन है जिनके पास, उनका टारगेट 60+ तो होना ही चाहिए। ठीक है, हालांकि 50 पे भी बहुतों का सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। जो ST कैटेगरी है उनका 50 तक पे भी सिलेक्शन होगा, लेकिन टारगेट फिर भी हाई रखना है। ठीक है, अब हाई रखने का मतलब है कि रीजनिंग में फिर भी 22+ आने चाहिए, कंप्यूटर में आपका 8+ आना चाहिए, GK में आप मैथ में आपका 10 तक आना चाहिए। अब ये 10 क्या 8, मतलब 8 भी हो सकता है। GK में आपका 20+ आना चाहिए। ये आपको टारगेट आपके माइंड में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा तो रीजनिंग में 18 आ रहा है तो फिर GK में आपके 30 आने चाहिए। आपकी GK भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि यार मेरी रीजनिंग वीक है तो मुझे GK स्ट्रॉन्ग में कर सकता हूँ। तो मतलब नंबर गेन करने हैं, यानी कि देखो आपका स्कोर आ रहा है 40, आपको पता है मेरा सिलेक्शन 55 पे होगा, तो आपको पता चलेगा यार 15 नंबर का गैप है। गैप एनालिसिस जो मैं कराता हूँ, अब ये 15 नंबर मुझे कहाँ से लेकर आने हैं? रीजनिंग में से 2 नंबर, कंप्यूटर में मेरे 3 नंबर आने तो 3 नंबर यहाँ बढ़ाऊंगा, मैथ में मेरे 5 नंबर आने तो 2 नंबर यहाँ बढ़ाऊंगा, GK में मेरे 20 नंबर आने तो 10 नंबर यहाँ बढ़ाऊंगा। ऐसे कर करके ना आपको मार्क्स गेन करके ये 15 तक पहुँचाने हैं। यानी कहीं से भी आप कर सकते हो जहाँ से आपको लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मैथ मेरी वीक है तो मैथ ही पढ़ूंगा मैं। आपको बस नंबर गेन करने हैं, कहीं से भी कर सकते हो बैलेंस करके। ऐसा नहीं है कि इसमें मैथ में कंपलसरी है पास होना, मैथ में चाहे 1 नंबर आए, ठीक है, पर औरों में तो अच्छा करो। ठीक है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, अगर बॉय हो, ठीक है, तो आपको रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ तीनों में 45+ यानी आउट ऑफ 50 लाना पड़ेगा, तभी आप अच्छी खासी रैंक और अच्छा खासा सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है,
अब ये नॉर्मल मैंने 25 प्लस टारगेट रखा है, ये 30 प्लस बहुत आसानी से हो जाएगा, जो कि मैंने अभी दिखाया है। ठीक है, अगर आपने मेरा टारगेट अच्छे से फॉलो किया है 40 प्लस क्वेश्चन आसानी से टच करोगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि जो आपको लगेगा यार थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, नहीं, टू द पॉइंट जो आपने पढ़ा है वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में मिलेंगी। ठीक है, तो क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, जो भी आपने पढ़ा है दिमाग को शांत करना है। एग्ज़ाम चाहे 1 दिसंबर में हो या कभी भी हो, ठीक है, वो तो आपकी किस्मत है, पर जो भी टाइम है ना उसमें वेस्ट मत करो। अब ये मत सोचो कि मेरा जो एडमिट यानी कि स्टेटस आउट होगा, जब आउट होगा तभी मैं 2 दिन अभी रिलैक्स दे लेता हूँ माइंड को, तब मुझे जब पता चलेगा तब से मैं पढ़ाई करूँगा। ठीक है, कई बार ऐसा भी होगा जब आपको पता चलेगा मेरा 4 दिसंबर में एग्ज़ाम है। ठीक है, जैसे मान लो आपको कल पता चला कि मेरा 4 दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो 2 दिन आप कैप मारोगे, क्योंकि अभी तक आप टेंशन में जी रहे थे, तो आपको लगा यार 2 दिन रिलैक्स कर लेता हूँ, अच्छे से पढ़ूंगा क्योंकि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। तो ये सभी चीज़ें माइंड में आएंगी, सेटिस्फैक्शन आप खुद को दोगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें करनी है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर जो भी डाउट है पेड बैच का हो या कोई भी हो, मैं वीडियो फिर दोबारा बना दूंगा। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा अपना आप डाउट पूछो, वीडियो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो जो भी डाउट हैं जिस तरीके से भी हैं अपने अपने डाउट्स बताओ, उन सभी के ऊपर मैं बातें करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा, तो ज़रूर बताना। बाकी जिसको जीडी की टारगेट सीरीज़ ख़रीदनी है वो ख़रीद सकता है अभी भी, क्योंकि अभी 0 वीक चल रहा है जिसमें कि मैं बेसिक्स या जो भी मतलब क्या कंटेंट यूज़ करना है किस तरीके से वो सभी चीज़ें बता रहा हूँ। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 88 60 13 11 40। सीट अवेलेबल 250। इस बार काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने ख़रीदी है क्योंकि बीच में मैंने डिलीट कर दी थी। फ़ी वही है जो सेम डीपी कांस्टेबल के लिए थी। 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ है ये, जिसमें कि 90 दिनों के लिए आपको टारगेट दिए जाएंगे। 1 नवंबर से स्टार्ट हुई थी और 31 जनवरी 2024 तक ये वैलिड है। ठीक है, तो क्या कंटेंट रहेगा किस तरीके से रहेगा वो टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं फुल डिटेल में। स्कैनर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, क्या क्या इस टारगेट सीरीज़ में होगा हर एक चीज़ आपको वहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और बस मेहनत करते जाओ, अपने पे विश्वास रखो, सिलेक्शन ज़रूर होगा। और सिलेक्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। देखो फिज़िकल भी है, मेडिकल भी है, फाइनल मेरिट भी है, तो इतना आसान नहीं है सिलेक्शन लेना, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो एंड तक लगे रहना, ठीक है, विश्वास करके। तो किसी के मन में ये भी नहीं होना चाहिए कि यार इसका स्कोर तो 80 आएगा या इसका स्कोर तो 70 आएगा, या CGL वाले स्टूडेंट्स हैं तो इनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर अच्छा खासा आएगा, वो रनिंग में भी बाहर होंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि कट ऑफ हाई जाएगी। 6 मिनट की रनिंग है, काफ़ी मतलब आपको जो रेसर है जिनको लग रहा है कि मैं तो गाँव का लड़का हूँ या मेरी 5 मिनट में आती है या मैंने आर्मी की रनिंग करी है, वो तो कर लेंगे, पर 6 मिनट का मतलब है कि 5:45 और 5:50। ठीक है, अगर आपकी रनिंग का टाइम ये आ रहा है तभी आप ग्राउंड में यानी कि रियल जो आपका फिज़िकल होगा ग्राउंड में वहाँ पे तभी आप अच्छे से 6 मिनट में ला पाओगे। और 6 डाउन यानी कि 5:45 इतना टाइम लाना अपने मतलब पूरी बॉडी को एकदम निचोड़ना और मेहनत से ही आएगा। ठीक है, इतनी आसानी से नहीं आ पाएगा। तो आपको करना क्या है, अपने बस एग्ज़ाम पे फोकस करना है। ठीक है, ये नहीं देखना कंपटीशन कितना है, किसका स्कोर क्या आ रहा है, बस अपने एफ़र्ट मानने हैं। आपको जो ज़रूरत है वो आपको कंप्लीट करनी है। आपको लग रहा है कि मेरा 10 नंबर इंक्रीज़ हो सकता है तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो आपको 10 नंबर इंक्रीज़ करने हैं। ठीक है, कट ऑफ पे फोकस मत करना कभी भी कि कट ऑफ इतनी जाएगी या इतना जाएगा, सोचना नहीं है, एक्शन पे काम करना है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।